वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारा यूनिट 4 है उस पर जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग हल करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला है उसका ये 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जल्दी ही आपका मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है आपका यूजीसी नेट का। और जो हमने फर्स्ट पेपर पर महामैराथन की बात की है, तो वो महामैराथन में भी कल शाम को या नेक्स्ट सैटरडे संडे में जो है 2 मैराथन क्लासेस आपकी होंगी, एक कंप्यूटर पर, एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर, ठीक है? फर्स्ट पेपर के लिए। बाकी ये रूटीन तो चलता रहेगा, इस पर जल्दी ही हम जो है जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पे शामिल करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है? और इसके बाद ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके L1 क्लासेस के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो LT ग्रेड, TGT, PGT ग्रेड के लिए 5 नवंबर तक फिर से ऑफर दिया गया है सभी कोर्सेज पर, यूजीसी नेट और जेएसओ के भी कोर्सेज पर। और आरपीएससी की वैकेंसी आ गई है, तो उसके लिए स्टैटिक्स का जो पोर्शन है, जो वहाँ का सिलेबस है, उसमें लगभग ज़्यादातर चीज़ें कवर्ड हैं। और जो लोग आरपीएससी की तैयारी या फिर अन्य चीज़ों के जो एएसओ के एग्ज़ाम दे रहे हैं अदर अदर स्टेट्स के, उसमें अगर देखेंगे तो उसमें स्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ से पूरी तरह कवर कराया जाएगा, ठीक है? बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप जीएस वगैरह आप कहीं और से पढ़ लीजिए जहाँ से पढ़ना हो। लेकिन स्टैटिक्स के लिए जो है हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं कि चाहे जहाँ का भी हो, तेलंगाना हो, अंडमान हो, जहाँ भी जिस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं स्टैटिक्स के, वो यहाँ पे स्टैटिक्स का पोर्शन कवर कराया जाएगा, ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि क्रूड जो मैरिज रेट है, क्रूड जो मैरिज रेट है CMR इज डिफाइंड एज, सकल विवाह दर जो होती है ये किस तरीके से डिफाइंड होती है? तो जो हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो जो हमारे पास पॉपुलेशन है इसमें पर थाउजेंड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये क्लासेस शायद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई है, तो पुनः जो है हम इसको शेयर करवा दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या है, पर थाउजेंड की बात होती है। यहाँ पे क्या है कि मैरिज पर 1000 इवर मैरिड पॉपुलेशन, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? प्रति 1000 कभी विवाहित जनसंख्या पर, विवाह तो कभी विवाहित जनसंख्या मतलब इवर मैरिड की बात नहीं की जाती यहाँ पे। जो मैरिज रेट होता है, क्रूड मैरिज रेट होता है, उसमें सभी शामिल होते हैं, उसमें मैरिज जितने भी होते हैं उन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो मैरिज पर 1000 जो पॉपुलेशन है, मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। और यहाँ पे करेंटली मैरिड और इस तरीके की बातें यहाँ पे इस मतलब क्रूड मैरिज रेट में यहाँ पे नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 2400 मैरिज आकर्स इन अ टाउन विथ मिड ईयर पॉपुलेशन 1,20,000 CMR इज इक्वल्स। तो CMR जस्ट अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जो हमारे पास टोटल मैरिज है 2400 अपॉन 1240, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है? तो अब इसमें देख लीजिए, 2 2 4, 4 जीरो यहाँ से कटा, 12 दूना 24, 20 आ जाएगा ये। तो 20 आपका सी ऑप्शन है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एज स्पेसिफिक मैरिज रेट। जो हमारे पास एज स्पेसिफिक मैरिज रेट है ये किस तरीके से डिफाइंड होती है? तो एज स्पेसिफिक मैरिज रेट, अगर मैरिज रेट देखेंगे तो यहाँ पे किसी एज ग्रुप की बात करता है, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं, ये गलत होगा। मैरिज सॉरी पॉपुलेशन इन एज ग्रुप एक्स, तो यहाँ पे इवर मैरिड पॉपुलेशन नहीं, ये भी नहीं होगा। ओमेन इन 14 टू 19 49 जो वर्ष है इसमें भी नहीं होगा ये। तो यहाँ पर देखेंगे जो इस पॉपुलेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, एज स्पेसिफिक मैरिज रेट का मतलब क्या हो गया
कि किसी विशेष एज ग्रुप की यहाँ पे बात कर रहा है, और उस केस में यहाँ पर इसी जो है मतलब हमारे पास पॉपुलेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक रेट हो, एज स्पेसिफिक, चाहे मैरिज रेट हो, डेथ रेट हो, बर्थ रेट हो, वो किसी न किसी x2 x+n एज ग्रुप की ही बात करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट। जो हमारे पास ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट है, ये किस तरीके से डिफाइंड होता है? इसमें देखेंगे टाइमिंग ऑफ फर्स्ट मैरिज नहीं, ये टाइमिंग ऑफ फर्स्ट मैरिज की बात नहीं करता। मैरिज इंटेंसिटी बाय ऑर्डर, हाँ, मैरिज इंटेंसिटी, यहाँ पे मैरिज जो इसके माध्यम से मतलब ऑर्डर्ड स्पेसिफिक जो मैरिज रेट होता है, इसके माध्यम से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैरिज जो रेट है या मैरिज जो इंटेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट करें, और बाय ऑर्डरिंग के माध्यम से, ठीक है। इसको डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है, आपका जो यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का जो प्रॉपर कोर्स है उसमें अच्छी तरीके से इन चीजों को वहां पे बताया गया है। अब इसमें क्या है, सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज, यस यम ए एम इज एस्टिमेटेड फ्रॉम। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये आया भी है। तो सिंगुलेटेड जो मीन एज है की बातें कर रहा है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे मीन ऑफ एवर मैरिड एज, तो यहाँ पे विवाहित आयु का औसत नहीं, यहाँ पे मीडियन फर्स्ट मैरिज एज, तो ये भी जो है प्रथम विवाह की माध्य आयु, ये भी जो है एक तरीके से नहीं यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। पॉपुलेशन नेवर मैरिड बाई एज, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन नेवर मैरिड बाई एज एक तरीके से देखें तो यही ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि सिंगुलेटेड मीन जो हमारे पास यहाँ पे है, जो हमारे पास पॉपुलेशन के सिंगुलेटेड मीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन नेवर मैरिड यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं। और मीन एज एट यूनियन या सहजीवन की जो औसत आयु होती है, इसको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। काहे क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद डिलीट कर दे रहे हो यार, क्या क्वेश्चन गलत हो गया क्या जो इतना? कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा कोई उसमें इशू नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे द कोले नोटेशन यम ए, यम ए, इसमें क्या है, यम ए एन ए इस तरीके से, क्यू ए इस तरीके से कई नोटेशन यूज किए गए थे कोले के मेथड में, जब हमने इसको जो है थियरी वाले पोर्शन में पढ़ाया था। तो उसमें इनका पूछना ये है कि यहाँ पे एम ए क्या निर्धारित करता है या क्या डिसाइड करता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास यम ए है, इसमें ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे कुमुलेटिव ईवर मैरिड बाई एज ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिंग एग्जैक्टली एट एज ए, हाँ ये यम ए यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिंग एट एग्जैक्टली एज ए। फिर प्रोपोर्शन मैरिंग इन ए टू ए प्लस 5, मतलब एज ग्रुप ए टू ए प्लस 5, ये नहीं होगा। और इसके बाद मीन एज एट मैरिज, तो ये भी यहाँ पे जो है इसमें हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोले यने, अब यहाँ पे यने की बात हो गई, तो यने वहां पे मैरिंग एज था, मैरिंग एज एट ए, तो यहाँ पर ये क्या है कि ए यने जो है इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको कह सकते हैं कि वन माइनस, यहाँ पे वन में से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, वन माइनस प्रोपोर्शन नेवर मैरिड बाई एज ए, ठीक है। मतलब ये उन लोगों की संख्या है कि जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कहा जाए वन में से प्रोपोर्शन हम प्रोबेबिलिटी को घटा रहे हैं जो नेवर मैरिड हैं एज ए तक, एज ए के शुरू होने तक, मतलब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ए है और ये ए प्लस 5 है, तो इस एज के स्टार्टिंग से पहले जो भी यहाँ पे मतलब नेवर मैरिड है, उनको वन में से अगर माइनस करें तो एन ए ओ डिसाइड करता है, ठीक है। ये नोटेशंस हैं, ध्यान में रखिएगा, नोटेशन टर्मिनोलॉजी पे कई बार क्वेश्चन पूछा है आपका यूजीसी नेट, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यू ए और इज इक्वल टू एन ए प्लस 5 माइनस एन ए इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या हो गया? तो जस्ट अभी हम आपको बताए हैं क्या कि ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एन ए अभी जस्ट हम बताए थे वन माइनस प्रोपोर्शन ऑफ नेवर मैरिड एट एज ए, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया
कि जो हमारे पास यहाँ पर लोग हैं उनके फर्स्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, मतलब वन माइनस नेवर मैरिड का मतलब क्या हो गया कि वहां पे ये इनके फर्स्ट मैरिज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैरिज बिटवीन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों, मतलब ये ए हो गया और ये A+5 हो गया एज ग्रुप, ठीक है। तो इसके बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस एज ग्रुप के बीच में उन लोगों की संख्या है जो फर्स्ट टाइम मैरिज, जिनकी फर्स्ट मैरिज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैरिज बिटवीन A टू A+5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीबीआर इज कॉल्ड क्रूड बिकॉज, सीबीआर मतलब क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को हम क्रूड क्यों कहते हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको इसलिए हम क्रूड बर्थ रेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका जो है कैलकुलेशन जो है क्या होता है, इसके कैलकुलेशन में मतलब पूरी पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट यूजेस मिड ईयर पॉपुलेशन, इट इग्नोर्स एज सेक्स स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ ये इग्नोर करता तो है लेकिन इस कारण से इसको प्रूव नहीं करते कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, नहीं डिफिकल्ट टू कंप्यूट क्या, इट ओवर काउंट्स फीमेल बर्थ, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इट यूजेस मिड ईयर पॉपुलेशन, इसको ही कह सकते हैं कि मतलब इसमें पर थाउजेंड की बात करता है, नहीं मिड ईयर पॉपुलेशन ही नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन गलत है इसके यार, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इट यूजेस टोटल बर्थ, ठीक है। ये ऑप्शन हटा के इसको यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ कर लेते हैं ऑप्शन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल बर्थ की हम बात करते हैं, क्रूड बर्थ रेट में हम जब देखेंगे तो टोटल बर्थ की यहाँ पे बात करता है और उसमें एज का यहाँ पे विशेष मतलब यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद जो है इसमें कुछ हमको लग रहा है कि गड़बड़ हुआ होगा, जो भी रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीबीआर में यहाँ पे क्या हम निकालते हैं, यहाँ पे टोटल बर्थ अपॉन टोटल जो पॉपुलेशन होती है इनटू पर थाउजेंड हम यहाँ पे निकालते हैं इसको, तो उसी हिसाब से जो है इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हमें हमें क्या दे रहा है कि ए डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 18,000 लाइव बर्थ विथ मिड ईयर पॉपुलेशन 120 लाख, सीबीआर इज, तो सीबीआर का मतलब क्या हो गया, क्रूड बर्थ रेट, तो टोटल लाइव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1830 अपॉन 120 इंटू 1000, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, हाँ 12 का नंबर 12, 12×5 = 60, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, GFR यूजर्स एज डिनोमिनेटर, तो GFR जनरल जो फर्टिलिटी रेट होता है ये कहाँ पर यूज होता है डिनोमिनेटर के रूप में, तो ऑब्वियस सी बात है कि GFR जब भी हम यहाँ पे वोमेन्स की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में तो नहीं यूज होता, वोमेन्स की जब हम बात करते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे थोड़ा सा GFR यूजेज एट एज डिनोमिनेटर, मतलब GFR में किसको हम डिनोमिनेटर के रूप में यूज करते हैं, तो जनरल फर्टिलिटी रेट में हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं की हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है 15 से 49 साल का होता है, इसलिए हम इस एज ग्रुप को यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज ए डिनोमिनेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइव बर्थ हमारे पास 9000 है और हमारे पास वोमेन्स की संख्या जो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो है हमारे पास दी गई है, तो जीएफआर यहाँ पे हो जाएगा कि 9000 अपॉन 3 इंटू 1000 पर थाउजेंड अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा और इसलिए 30 के आसपास आएगा, ठीक है। सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 30 आ जाएगा, 3 3 जाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ASFR एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहाँ पे दिया गया है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है 20 और 24 के बीच में, मेजर्स बर्थ पर 1000,
पर 1000, मतलब यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये उस समय उन महिलाओं की संख्या को यहाँ पे काउंट किया जाएगा जो 20 से 24 साल की एज ग्रुप में है। ठीक है, सभी महिलाओं को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता, टोटल पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। करेंटली मैरिड वुमेन की यहाँ पे मतलब बातें नहीं होती हैं। वो जब हमारे पास एक तरीके से कहा जाए, जब मैरिज के रूप में हम कंसीडर करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज, तब उस केस में हम इसको यहाँ पे करेंटली मैरिड मतलब जो लोग होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए अगला एज स्पेसिफिक। अच्छा, ESMR। ठीक है, मैरिटल जो एक तरीके से मार्शियल जो होता है, मार्शियल मतलब क्या कि एज स्पेसिफिक मार्शियल फर्टिलिटी रेट और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है हमारे पास, ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफर है, मतलब डिफरेंट, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एज स्पेसिफिक मैरिज फर्टिलिटी रेट, जो अभी जस्ट हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, मैरिटल नहीं, मैरिज। मैरिज एक तरीके से कहा जाए मतलब जो विवाहित लोग हैं उनके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में यहाँ यम का अंतर है, यम का मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पे उन महिलाओं की संख्या को कंसीडर किया जाएगा जो यहाँ पे मैरिड है या करेंटली मैरिड है। ठीक है, इवर मैरिड नहीं, टोटल पॉपुलेशन नहीं, ऑल पॉपुलेशन, ऑल सॉरी वोमेन नहीं, यहाँ पे करेंटली मैरिड वोमेन्स की बात की जाती है जब हम लोग एज स्पेसिफिक सॉरी मैरिड या मैरिटल एक तरीके से कहा जाए कि फर्टिलिटी रेट की हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गले में यार प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में आज इन्फेक्शन है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आवाज चलिए सॉरी, TMFR। ठीक है, TMFR को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे इसका जो हम तरीका इसको हल करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल जो हमारे पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट होता है, उसमें हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा TMFR में क्या क्या करेंगे, ASMFR में 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि एवरेजिंग उनका मानते हैं कि नॉर्मली हम लोग 5 ग्रुप होते हैं, 5 या एक तरीके से कंसीडर किया जाता है। बाकी ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया है उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि TFR इज इंटरप्रेटेड एज, तो जो हमारे पास TFR है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर TFR जो है हमारे पास क्या है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि एनुअल बर्थ पर वुमन, नहीं एनुअल की बात नहीं करता यहाँ पे, लाइफ टाइम बर्थ पर वुमन इफ करंट ASFR इज परसिस्ट। और उसके बाद डॉटर्स पर वुमन, नहीं डॉटर्स पर वुमन यहाँ पे नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बर्थ पर कपल, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, इसी को यहाँ पे बेस्ट आंसर यहाँ के लिए मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइफ टाइम बर्थ पर वुमन इफ करंट ASFR परसिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ASFR पर 1000 वुमेन 7 एज ग्रुप्स सम टू 420 TFR इक्वल्स टू, थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ASFR हमें कैलकुलेट करना है कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर जस्ट अभी हम बताए थे, इसमें क्या करेंगे हम, टोटल जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है उसमें हम क्या करेंगे, ASFR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एज ग्रुप का मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हमारे पास यहाँ पे सम दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे 420 इंटू 5। ठीक है, अपॉन पर थाउजेंड की अगर हम बात करेंगे इसको हम पर थाउजेंड यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1।
2.1 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन है यार, बहुत इसमें बड़ी चीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो GRR कन्वर्टेड इनटू TFR, तो GFR कन्वर्ट्स TFR इनटू डाटर्स बाई मल्टीप्लाइंग विथ। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास GRR होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट, सॉरी ग्रास रिप्रोडक्शन रेट, और यहाँ पे TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा दिस थिंग मतलब GRR TFR में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, यहाँ बर्थ की बात नहीं होती, टोटल पॉपुलेशन की बात होती है। और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल बर्थ, हाँ एक तरीके से कहा जाए कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसमें हम यहाँ पे बर्थ जो है, बर्थ किनका, जो फीमेल चाइल्ड हैं, फीमेल जो चाइल्ड हैं, अगर उनके हम यहाँ पे बर्थ को या उनके प्रोपोर्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे GRR में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, TFR को क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शन उसमें से हम निकाल लेते हैं। टोटल में क्या है कि सभी काउंट होते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है, उसमें मेल बच्चे पैदा हों या फीमेल, दोनों काउंट होते हैं। लेकिन GRR में क्या है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, इसमें फीमेल बर्थ को ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए फीमेल जो पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन हम मल्टीप्लाई कर देंगे TFR में, हमारे पास GRR आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल बर्थ। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और ये दूसरा आंसर आपका विकल्प आपका ठीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है NRR डिफर्स फ्रॉम GRR बिकॉज, यहाँ पे हमारे पास जो NRR है वो GRR से किस तरीके से डिफर होता है। तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट में हम क्या माइनस करते हैं जिससे हमारा NRR आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बताइए हमें, इसमें क्या करते हैं, यूज सन ओनली, नहीं सन की तो यहाँ कहीं काउंटिंग ही नहीं होती है। एडजस्टेड फॉर फीमेल मॉर्टेलिटी, हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं NRR में, इसमें क्या करते हैं GRR में, अगर हम यहाँ पे फीमेल मॉर्टेलिटी को अगर हम माइनस करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी नो माइग्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली, तो जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है फर्टिलिटी का वो 2.1 होता है। ये कई बार आपसे पीसीएस के एग्जाम में भी आया है 2-3 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जो चाइल्ड वुमेन रेशियो है CWR यूजेस चिल्ड्रन एज्ड, तो यहाँ पे जो हमारे पास CWR है ये किस तरीके से इसका यूज किया जाता है हमारे पास। तो जो चाइल्ड वुमेन रेशियो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या अपान जो 0 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी संख्या अपान जो वुमेन होती हैं, वुमेन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कहा जाए उनको चाइल्ड बियरिंग एज में, तो उनकी संख्या दोनों का जो रेशियो होता है वो चाइल्ड वुमेन रेशियो के रूप में निकाला जाता है। इफ चिल्ड्रेन 0 to 4 इज 30,000, वुमेन्स इस एज ग्रुप की इतनी है, तो CWR का मतलब हो गया कि 30/6। ठीक है, और पर थाउजेंड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 इसको हम निकाल देंगे, 2 2 4 यहाँ 0 कटेगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CWR मतलब चाइल्ड वुमेन रेशियो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि चिल्ड्रन इवर बार्न CEB, इसमें क्या किया जाता है, तो चिल्ड्रन जो इवर बार्न होते हैं इसमें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एनुअल बर्थ को, नहीं एनुअल बर्थ को कंसिडर नहीं करते, लाइफ टाइम बर्थ अप टू सर्वे, हाँ लाइफ टाइम जो बर्थ होती है अप टू सर्वे इसकी हम बात करते हैं। सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली, ये भी गलत है, और डॉटर्स ओनली, ये भी गलत है। चलिए कंप्लीटेड फैमिली साइज इज यूजुअली कंप्यूटेड फॉर वुमेन एज्ड, तो यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटेड, जो हमारे पास कंप्लीट अगर फैमिली साइज की अगर बात की जाती है तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो
कंप्लीटेड फैमिली साइज इज यूजुअली कंप्यूटेड फॉर वोमेन एज्ड। तो वोमेन जो हमारे पास 45 टू 49 के आसपास की ये जो एज ग्रुप होती है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसको कंसीडर करते हैं कि जो कंप्लीटेड एज ग्रुप होता, सॉरी, कंप्लीटेड फैमिली साइज जो होती है। कंप्लीटेड फैमिली साइज का मतलब क्या है कि महिला नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड में जा चुकी है, एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है, तो वहां तक जो उसके बच्चे रहेंगे वो उसकी कंप्लीटेड फैमिली के रूप में कंसीडर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एज स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाइज। ठीक है, डायरेक्ट एज स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्टडी रेट की हम बात करेंगे। स्टडी रेट्स टू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड रेट टू स्टडी पॉपुलेशन, या क्रूड रेट ओनली, या ओनली मॉर्टेलिटी। ओनली मॉर्टेलिटी, ओनली जो है क्रूड रेट की बात नहीं होती है स्टैंडर्डाइजेशन में। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट जो है हम यूज करते हैं किसका, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का। ठीक है, यहाँ पे ये भी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन कॉमनली यील्ड। जो हमारे पास इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो किस तरीके से यहाँ पर इसका यूज हम करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे उसमें कुछ जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि SMR, ठीक है, और SBR, इनका हम यूज करते हैं। TFR, GRR या CWR का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि हम एक मल्टीप्लायर खोजते हैं, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है या जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन का जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन को ना यूज करके उसके स्थान पे किसी उसके मतलब एक तरीके से एस्टिमेटेड वैल्यूज का यूज किया जाता है। पोस्टपार्टम एमनोरिया, ठीक है, PPA प्राइमरली अफेक्ट्स फर्टिलिटी बाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास पोस्टपार्टम जो एमिनोरिया होता है ये किस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड होता है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो इंक्रीजिंग फिकंडिटी, जनन क्षमता बढ़ाकर, नहीं ये गलत है, और सप्रेसिंग ओल्यूशन, इसको देखेंगे सप्रेसिंग ओल्यूशन, और इंक्रीजिंग कंसेप्शन प्रोबेबिलिटी, नहीं इंक्रीजिंग कंसेप्शन जो प्रोबेबिलिटी होती है ना ये तो नहीं यूज होता। इंक्रीजिंग एबॉर्शन, नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता यार। पोस्टपार्टम एमिनोरिया में हम लोग क्या करते हैं, सप्रेसिंग ओवल्यूशन ही यहाँ पे जो है एक तरीके से इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें हम इसी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए इंक्रीजिंग फिकंडिटी, और ये इस तरीके से AC और D जो है यहाँ पे लगभग एक ही तरह की चीजें हैं, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सप्रेसिंग ओवल्यूशन को जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, आंसर के रूप में। फिर लैक्टेशनल एमोनोरिया, LAM, ठीक है, ये क्या होता है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया को अगर यहाँ पे देखेंगे तो लैक्टेशनल जो हमारे पास एमिनोरिया होता है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ चलिए, लैक्टेशनल जो एमिनोरिया होता है उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये ऐप पे जो लोग मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि क्लास पेड ग्रुप और इसमें नॉर्मल दोनों पे है, तो ऐप वाले में ना जाके इस पे मैसेज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यूट्यूब में। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास लैक्टेशनल जो एमिनोरिया है ये क्या हो जाएगा, तो मेडिकल एबॉर्शन, नहीं ये नहीं होगा। नेचुरल टेम्परेरी कंट्रासेप्शन, हाँ इसकी बात करता है ये। नेचुरल जो टेम्पररी कंट्रासेप्शन होते हैं इसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदमी थोड़ा सा लैक्टेटिंग मतलब एक तरीके से अनिच्छुक टाइप का होता है। ठीक है, तो अनिच्छुक टाइप का होता है, तो इसलिए इसको नेचुरल जो टेम्पररी जो कंट्रासेप्शन होते हैं इसी का यूज करता है लैक्टेशनल एमिनोरिया में। ठीक है, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन ये नहीं होता है, ये और फर्टिलिटी इनहांसर ये भी नहीं होता है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिकंडिटी रिफर्स टू, फिकंडिटी जो होता है, जो जनन क्षमता होती है वो क्या यहाँ पे निर्धारित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल बर्थ
नहीं, ये गलत होगा, एक्चुअल बर्थ की बात नहीं करता ये। बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, हाँ, बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोडक्शन की बात करता है फेकंडिटी, ठीक है, जनन क्षमता। और डिजायर फॉर चिल्ड्रन नहीं, डिजायर फॉर चिल्ड्रन की बात नहीं होती है। और कंट्रासेप्टिव फेलियर्स, ये भी यहाँ पे बात नहीं होती है, ठीक है। स्टेरिलिटी दैट ऑकर्स आफ्टर एटलीस्ट वन कंसेप्शन इज कॉल्ड, कम से कम एक बार गर्भधारण के बाद होने वाला जो बांझपन होता है उसको क्या कहलाता है वो, ठीक है। स्टेरिलिटी मतलब एक तरीके से जैसे एक बच्चा हो जाए, कई कई महिलाओं में ऐसा होता है, एक बच्चा हो गया उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं प्राइमरीली स्टेरिलिटी नहीं, यहाँ पे एक बच्चा हो चुका है तो वो सेकेंडरी स्टेरिलिटी कहलाता है ये, ठीक है। फंक्शनल स्टेरिलिटी ये अलग चीज होती है, और सोशल स्टेरिलिटी, सोशल जो हमारे पास एक तरीके से जो, एक तरीके से कहा जाए जो सामाजिक ताना बाना है, जो समाज में लोग रहने वाले हैं उनके कारण प्रेशराइज किया जाए और उस तरीके से जो है मतलब इसमें कोई इश्यूज आए तो उसको कहा जाता है सोशल स्टेरिलिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेविस एंड ब्लैक फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड्स विच ग्रुप। ध्यान में रखिएगा ये वाला पोर्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है डेविस ब्लैक का कि इसमें इनको जो है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं या किस मतलब ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इनके 4 वेरिएबल्स होते थे, और उनमें जो है यहाँ पे इंटरकोर्स वेरिएबल कंसीडर होता है, कंसेप्शन वेरिएबल कंसीडर होता है, और गेस्टेशन वेरिएबल कंसीडर होता है। इनकम का यहाँ पे कोई, यहाँ पे इन्होंने वो जो है मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनकम जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 वेरिएबल यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये इनमें कंसीडर होते हैं, हमसे नॉट इंक्लूड पूछ रहा है तो ये चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है इन बोंगार्ट मॉडल सीएम इंडिकेट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना सीएम सीसी इस तरीके से कई बोंगार्ट मॉडल में कई नोटेशन टर्मिनोलॉजी में कई चीजें बताई गई हैं। तो सीएम यहाँ पे क्या निर्धारित करता है, सीएम निर्धारित करता है हमारा मैरिज इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा मैरिज इंडेक्स को निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए अगला सीसी अब क्या निर्धारित करता है, लोअर सीसी या कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन इंडेक्स जो है ये क्या बताता है हमें, इम्प्लाइज, ये क्या बताता है तो इसमें देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे है चीजें, यहाँ पे मोर कंट्रासेप्शन लोअर फर्टिलिटी, यही बात होती है। लेस कंट्रासेप्शन हायर फर्टिलिटी की बात नहीं करता, यहाँ ये कहता है कि लोअर, लोअर सीसी का मतलब क्या हो गया, अगर सीसी का मान जो हमारे पास कम हो जाए तो उस केस में हमारे पास मोर कंट्रासेप्टिव के यूज होंगे और उस केस में लोअर फर्टिलिटी होगी। लोअर सीसी कंट्रासेप्शन इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लोअर फर्टिलिटी, कंट्रासेप्शन इंडेक्स का मान यहाँ पे जितना कम होगा फर्टिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और उसका अपोजिट होता है कंट्रासेप्शन उतना यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए इन बोंगार्ड बोंगार्ड्स लॉन्गर ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस, तो जो यहाँ पे लॉन्गर जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उस केस में यहाँ पे की कौन सी चीज जो है इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू पीपीए ड्यूरेशन एंड लोअर सीआईआई, पीपीए आबादी यहाँ पे बढ़ती है, एक तरीके से कहा जाए कि पीपीए ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे बढ़ता है। थोड़ा सा इन चीजों को एक्सप्लेन करना इसलिए यहाँ पे हम जल्दी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कम कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है मतलब एज इट इज नोट्स में देखेंगे तो वहां पे भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए ली बुलाटो एम्फेसाइजेस फर्टिलिटी एज, तो ली जो बुलाटो हैं ये फर्टिलिटी को किस तरीके से आंसर किए थे, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो प्योरली बायोलॉजिकल आउटकम नहीं भाई, प्योरली बायोलॉजिकल आउटकम कैसे हो गया फर्टिलिटी, यहाँ बिहेवियरल डिसीजन अंडर कॉस्ट एक्सेस प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर जो डिसीजन होता है वो डिसाइड करता है फर्टिलिटी को, ठीक है। पॉलिसी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस या प्योरली कल्चरल ये सब चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, बिहेवियर जो होता है डिसीजन मेकिंग का वो यहाँ पे बहुत यहाँ पे प्रभावित करता है इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कोले ट्रसल, फिर से बता दें ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, आपका जो पिछला पेपर हुआ था उसी में शायद आया था ये।
तो इस केस में यहाँ पर क्या है कि कोले ट्रुसल जो मॉडल है फिट्स ऑब्जर्व्ड एएसएफआर यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पैरामीटर्स जो है यम और अल्फा होते हैं, ये आपके जो है नोटिस उसमें नोट्स में दिए गए हैं। तो यम जो है लेवल बताता है और अल्फा जो है उसके कंट्रोल स्तर या नियंत्रण को बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिवर्स सर्वाइवल टेक्निक यूजेस। जो हमारे पास रिवर्स सर्वाइवल टेक्निक होती है वो किस तरीके की चीज़ों का यूज करती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो करंट बर्थ एंड कंट्रासेप्टिव यूजेस, ये गलत है। करंट चाइल्ड पॉपुलेशन एंड सर्वाइवल रेशियो, हाँ ये इसको यहाँ पे कह सकते हैं। एएसएफआर सीरीज ओनली, नहीं ये गलत है। सीईबी ओनली, ये भी गलत है। ठीक है, तो करंट चाइल्ड पॉपुलेशन एंड सर्वाइवल रेशियो जो होते हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं हमारे पास रिवर्स सर्वाइवल टेक्निक को मतलब कैलकुलेट करने के लिए उसके यूज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक की एजम्पशन ऑफ रिवर्स सर्वाइवल इज। जो हमारे पास की सर्वाइव जो एक तरीके से कहा जाए कि एजम्पशन जो होता है रिवर्स सर्वाइवल के, ये किस तरीके से जो है हम इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे की एजम्पशंस है रिवर्स सर्वाइवल के, ये यहाँ पे जो हमारे पास माइग्रेशन की जो बातें होती हैं उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, मतलब एक तरीके से कहा जाए नो माइग्रेशन को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नो माइग्रेशन एमंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं उनमें प्रवासन नहीं हो रहा, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रवासन होता है बच्चों का माता पिता के साथ। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका मतलब माइग्रेशन होता है माता पिता के साथ, लेकिन यहाँ पे जो इसका एजम्पशन था रिवर्स सर्वाइवल का, ये यहाँ पे बच्चों के माइग्रेशन को यहाँ पे मान्यता नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिले मेथड मेनली यूजेस। तो रिले का जो मेथड था ये किस में यूज हो रहा था, किस तरीके से, तो यहाँ पे जो एएसएफआर टाइम सीरीज या फिर समय श्रृंखला इसमें यूज नहीं होता। सीईबी बाई एज ऑफ वोमेन, फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन बाई मंथ, बर्थ रजिस्ट्रेशन बाई मंथ ये भी नहीं यूज होता। सेक्स रेशियो एट बर्थ नहीं, ये भी यूज नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचा ही है, सीईबी बाई एज ऑफ वोमेन। हो सकता है ध्यान में रखिएगा जो लोग रिवाइज ना किए हों, सीईबी क्या है, एसएफआर क्या है, या सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सीडब्ल्यूआर क्या है, चाइल्ड वोमेन रेशियो क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि डायरेक्टली आप लोग क्लास नहीं देखिएगा। ये चीज़ें पढ़ाने कई बार मतलब पढ़ाई गई हैं, मतलब उसमें आप नोट्स या यूजीसी नेट वाली जो नोट्स है या जो आपकी क्लासेस चली हुई है उसमें आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम से बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है पीएफ रेशियो टेक्निक। पीएफ रेशियो सबसे पहले तो इसमें लिस्ट वन लिस्ट टू करके मैचिंग के लिए कई बार पूछा गया है पीएफ रेशियो। तो पीएफ रेशियो को ब्रास ने दिया था, ये ध्यान में रखिएगा, पीएफ प्रॉफिट लॉस ब्रास। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इन चीजों को कैसे किस तरीके से मतलब यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक सेकंड, हाँ तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास पीएफ रेशियो है, पीएफ रेशियो है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है, पैरिटी वर्सेस करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे पैरिटी वर्सेस करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, पीएफ अगर 1 हो जाए, ये फिर से पी लिख गया है, तो यहाँ पर ये क्या है कि पी जो है हमारे पास क्या हो जाए, पीएफ का मान अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब है कि ओवर रिपोर्टिंग बर्थ नहीं, अंडर रिपोर्टिंग बर्थ नहीं, कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात करता है। पीएफ का अगर मान 1 हो जाए तो उस केस में इसका मान क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ब्रास पीएफ 1 फोकसेस ऑन एज ग्रुप, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रास का पीएफ रेशियो है ये किस एज ग्रुप पे कंसिडर करता है, तो नॉर्मली ये 15 से 19 साल के बीच में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, 15 से 19 साल की जो एज ग्रुप है इसमें कंसिडर किया जाता है इसको। अगला है कि अगर पीएफ P1F1 जो रेशियो है, जिस तरीके से पीएफ रेशियो था उसी तरीके से हमने P1F1 रेशियो भी बताया था। अगर इसका मान जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो हमारे पास फर्टिलिटी है, करंट फर्टिलिटी है, उसकी अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। ठीक है, करंट फर्टिलिटी की अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है, और अगर लेस देन 1 हो जाए तो करंट फर्टिलिटी की ओवर रिपोर्टिंग की जा रही है। इक्वल टू 1 पे स्टैग्नेशन मतलब कांस्टेंट चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ए पॉपुलेशन विथ टीएफआर 1.6, जीआरआर 0.77, एनआरआर 0.68 इंडिकेट्स। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास टीएफआर 1.6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिप्लेसमेंट लेवल से जो है हमारे पास पॉपुलेशन 2.1 से नीचे आ गई है। मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से कहा जाए तो उसमें क्या हो गया कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गई है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये पॉपुलेशन जो है रैपिड ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता, नियर रिप्लेसमेंट लेवल या एक्सप्लोसिव भी नहीं हो सकता। नियर रिप्लेसमेंट लेवल नहीं, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। 1.6 जो है काफी नीचे होता है 2.1 से, और डिक्लाइनिंग होगा क्यों, क्योंकि जीआरआर और एनआरआर 1 से कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेट रिप्रोडक्शन रेट भी अगर 1 हो जाता तो इस केस में जो है पॉपुलेशन स्टेगनेशन को कंसीडर हो जाती, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, जैसे जापान वगैरह की पॉपुलेशन है। अगला है कि इन एन एरिया बर्थ जो है हमारे पास, यहाँ पे बर्थ ईयर क्या है 12,500 टोटल पॉपुलेशन हमारे पास दी गई है, और वोमेन्स की संख्या दी गई है 1549 के बीच में। तो करंट जो पेयर है किसका, सीबीआर और जीएफआर का। सीबीआर क्या होता है, बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो बर्थ क्या है 12,500 अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या है 85 इंटू 1000। ठीक है, पर थाउजेंड की बात करता है ना। तो यहाँ पर ये 2 जीरो ये माइनस हुआ, इसको कैंसिल आउट करेंगे। एक सेकंड बता रहे हैं कैलकुलेशन। चलिए, तो ये लगभग लगभग 14.7 आ रहा है। और इसके बाद इसी तरीके से जीएफआर निकालेंगे। जीएफआर जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि टोटल बर्थ अपॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं जो हैं, तो यहाँ पे वोमेन्स इन 15 से 49, ठीक है, इंटू 1000। इसको निकालेंगे तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा कि यहाँ पे 12,500 डिवाइडेड बाई 275,000 पर थाउजेंड। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना इसका आंसर आएगा, इसका आएगा लगभग 45 के आसपास। हाँ, तो लगभग नियर अबाउट 45.5 है, 45.5 है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेटमेंट ऑन टीएमएफआर एंड टीएफआर इज करेक्ट। तो यहाँ पे टीएमएफआर मतलब क्या हो गया, टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, और यहाँ पे टोटल मैरिटल या मैरिड वाली जो है मैरिज वाली फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो जो टीएफआर होता है, टीएमएफआर होता है, टीएफआर ऑलवेज यहाँ पे इससे छोटा होता है। नहीं यार, यहाँ पे टीएफआर छोटा कैसे होगा, इसमें मैरिड और नॉन मैरिड दोनों कंसीडर होते हैं ना। यहाँ पे मैरिड और नॉन मैरिड वाले जो है यहाँ पे क्या है, विच स्टेटमेंट ऑन टीएमएफआर एंड टीएफआर इज करेक्ट। तो टीएमएफआर इज ग्रेटर देन टीएफआर इन मैरिड सेंटर्ड सोसाइटीज, और टीएमएफआर जीआरआर अपॉन टीएमएफआर। नहीं, ये अच्छा, ये एक चीज है, नहीं ये तो नहीं होगा। टीएमएफआर इज इग्नोर्स मैरिटल स्टेटस। नहीं, ये मैरिटल स्टेटस को कैसे यहाँ पे इग्नोर कर सकता है, इसमें यह मैरिटल ही तो है। हाँ, तो यहाँ पर एक सेकंड, इसका आंसर हमें लग रहा है, चलिए ठीक है। टीएमएफआर जो है टोटल जो मैरिटल फर्टिलिटी रेट है, ये जो है रेट की बात कर रहा है, तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट से यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे टोटल बर्थ तो कंसीडर होती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ टोटल पॉपुलेशन को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास,
कि जो हमारे पास ए प्लॉसिबल डायरेक्ट इफेक्ट रिड्यूसिंग टीएफआर विदाउट चेंजिंग मैरिज इज। तो यहाँ पर जो हमारे पास देखेंगे तो जो प्लॉसिबल इफेक्ट है डायरेक्ट इफेक्ट फॉर रिड्यूसिंग जो है रिड्यूसिंग टीएफआर विदाउट चेंजिंग मैरिज, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो हमारे पास डिक्रीजिंग सीसी को यहाँ पे कंट्रासेप्शन को जो हम यहाँ पे डिक्रीज करके मतलब सीसी को डिक्रीज करने का मतलब है कि कंट्रासेप्शन को बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नहीं नहीं क्या विक्की विक्की विकास जो भी ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज सीसी नहीं होता, सीसी को यहाँ पे हम डिक्रीज करते हैं। कंट्रासेप्शन यहाँ पे सीसी का मान कम होने का मतलब कंट्रासेप्टिव ज्यादा यूज हो रहे हैं, और कंट्रासेप्टिव ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास रिड्यूस करेगा ना टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हमारे पास रिड्यूस करेगा उस केस में। ठीक है, तो आपका बी आंसर होगा ना कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन रेट इक्वल्स। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारे पास रेट है किसके इक्वल होती है, तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे हमारे पास तो जो स्टैंडर्डाइजेशन रेट होती है वो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या सॉरी एज स्पेसिफिक रेट और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के मल्टीप्लिकेशन और टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के यहाँ पे बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ए सोसाइटी विथ अर्लियर फीमेल मैरिज एंड लो कंट्रासेप्शन विल लाइकली सो। तो यहाँ पे अर्लियर फीमेल मैरिज है और लो कंट्रासेप्शन। लो कंट्रासेप्शन का मतलब क्या हो गया, जस्ट अभी हम बता रहे थे कि सीसी का मान अगर कम होगा तो कंट्रासेप्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि लो कंट्रासेप्शन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक सेकंड सीएम और सीसी। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास एक सेकंड कुछ गलत हो रहा क्या यार, चलिए अर्लियर जब मैरिज होगी तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो सीएम है इसका मान तो हाई होगा, तो इन दोनों में ऑप्शन होगा कोई ना कोई। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए लो कंट्रासेप्शन की बात कर रहा है, तो कंट्रासेप्शन की अगर क्वालिटी मतलब अगर कंट्रासेप्शन के जो रेशियो हैं उसको अगर हम यहाँ पे लो करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि सीसी का मान हाई है, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि सीसी का मान अगर कम है तो कंट्रासेप्शन अधिक है। तो यहाँ पर हम ये जो है बी आंसर होगा, यहाँ पे बी आंसर को हम यहाँ पे टिक करेंगे। थोड़ा सा एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम स्टार लगा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी आपको चेक करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सीएम तो हाई होगा लेकिन सीसी जो है कंट्रासेप्शन वाले मेथड में या कंट्रासेप्शन का जो मतलब यहाँ पे पैटर्न है वो किस तरीके से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एन एनालिस्ट यूजेस सीईवी बाय एज एंड ए मॉडल शेड्यूल्ड टू इन्फर टीएफआर फ्रॉम सेंसस मेथड इज। तो यहाँ पे सेंसस मेथड के माध्यम से जो यहाँ पे चीजें यूज होती हैं तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है, यहाँ पे इनको हम सीईवी का एक तरीके से आयु वार जो हमारे पास सीईवी का यूज होता है वो रिले मेथड में यूज होता है। ठीक है, रिवर्स सर्वाइवल और इन चीज़ों में नहीं यूज होता। ये यूनिट थोड़ी सी टफ है, इसलिए हम आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि एक उम्मीद ये है कि एक प्रैक्टिस सेट हम कल दिन में भी कराएंगे इस पे, और ताकि जो है थोड़ा सा ये क्लियरिटी आपको बनी रहे। और ये यूनिट जो है कई बार इसमें क्योंकि ब्रास का मेथड रिवर्स सर्वाइवल जो मेथड है पीएफ रेशियो है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है पॉपुलेशन का, ये कई कई बार पूछा गया है, एक नहीं कि पिछले कई कई सालों में कई कई बार पूछा गया है। तो इसलिए जो है कोशिश ये करिएगा कि इस यूनिट को जो है फिर से एक आध बार देखिए, फिर से एक आध बार रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए एग्जाम आ गया है तो एग्जाम सॉरी फॉर्म आ गया है, एग्जाम जल्दी ही मतलब दिसंबर में ऑर्गेनाइज होंगे आपके। तो उस केस में जो है आपके फर्स्ट पेपर का जो हमने वादा किया हुआ है, जो करंट का वादा किया है वो इसी महीने नवंबर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अब यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।
हैव अ नाइस डे। ठीक है।